दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह। स्वागत है मेरे चैनल रणधीर सिंह ओपिनियन में। कुछ न्यूज हैं जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहे हैं और उसका एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है। कुछ न्यूज ऐसे हैं जो कि आप बोल सकते हैं कि वामपंथी जो विचारधारा है, उनके जो बोलते सोच है ना, उन पे करारा तमाचा है। कुछ न्यूज ऐसे हैं जिसमें एनालिसिस करना पड़ेगा, ये केजरीवाल जो है उनका जो स्टेप है वो क्या, जो एक बोल सकते हैं कि बीजेपी का विजय रथ जो चल रहा है, जो हरियाणा से महाराष्ट्र तक आया। और मैं मानता हूं झारखंड में उनका वोट शेयर काफी अच्छा रहा, भले ही उनको सरकार नहीं मिली। तो क्या केजरीवाल इसको रोक सकते हैं? उसका वजह क्या है? तीसरा क्या है कि दलजीत दोसांझ और मोदी जी के मिलने से आखिर क्या नया चीज हो रहा है जो आप लोगों को जानना चाहिए, या क्या इससे मुझे लग रहा है कि इंडिकेशन है, जो चीज बहुत ही आपको बोल सकते हैं कि एक इसको यूज किया जाए या बीजेपी यूज करे तो समाज के लिए या पंजाब के लिए अच्छा हो सकता है। और चौथा खबर है कि जो मोदी जी ने, जो साक्षी जोशी के पिता हैं, जो उमेश जोशी हैं, उनके उनको बोल सकते हैं कि उनकी मां का देहांत हुआ, साक्षी जोशी की मां का। तो उन्होंने एक लेटर लिखा। आखिर ऐसा हुआ क्यों और इससे आगे क्या हुआ, ये सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले पूरा वीडियो को आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और वीडियो में कुछ भी आपको लगता है कि आप अपना मत दे सकते हैं, आपका टिप्पणी दे सकते हैं, तो जरूर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करेंगे कि बिहार में एक न्यूज चल रहा है, जो देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार क्या दोबारा, या अब दोबारा तिबारा चौबारा क्या बोलूं उसको, मैं नहीं बोल पाऊंगा, कि नीतीश कुमार क्या अब फिर पलटी मार के और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे जो ख्याली पुलाव बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ, मैं सिवान में रहता था तो एक ग्रुप था, उसको बोलते थे चंडू खाना। तो चंडू खाना में कुछ ऐसे लोग बैठते थे जैसे ही मतलब बेसिर पैर के उठ पटांग आइडिया लगाते थे। तो ऐसे आपको जो कांग्रेस के या विपक्षी या इंडी गठबंधन के समर्थक होंगे ना, ऐसे उठ पटांग आइडिया लगाते रहे। आप देखते होंगे 2024 के चुनाव के पहले अखिलेश यादव डिफेंस मिनिस्टर, फलाना होम मिनिस्टर, तेजस्वी यादव होम मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर कोई और, प्रधानमंत्री राहुल गांधी, इस तरह के वो पूरा से कैबिनेट भी डिसाइड कर रखे हैं। अब एक नया चला है कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी मुख्यमंत्री। और ये चलता आ रहा है जब से सरकार बीजेपी ने बनाया है सेंटर में, तब से ये लोगों को मतलब आग लगी पड़ी है कि भाई आखिर सरकार गिरे कैसे। और इसके चक्कर में जब होता है ना कि आदमी, एक एडिक्शन होता है, इसको एडिक्शन बोलते हैं। आपको पता है कि आपको नहीं मिलने वाला है, आपको पता है, लेकिन एक एडिक्शन है कि हम देखना नहीं चाहते। हम सच्चाई को आंख खोलकर नंगी आंखों से देखना नहीं चाहते कि भाई सच्चाई ये है, क्योंकि मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा वो चीज, क्योंकि मेरे मत के हिसाब से नहीं है वो। जो भी वजह, मत आपका कैसे बना है, किसी इन्फ्लुएंस से बना है, या आपका धंधा है, पैसा कमा रहे हो इसलिए आपको पैसे मिल रहे हैं ऐसे मत बनाने के लिए, वो अलग बात हो गई। लेकिन ओवरऑल जो मत बोलते हैं ना, मत पे बात कर रहे हैं कि आप वो चीज देखने नहीं चाहिए। आप ट्विटर उठा के देखिए, ऐसे कई ट्विटर अकाउंट मिलेंगे जो आज चला रहे हैं नीतीश कुमार दोबारा जा रहे हैं, सरकार बन जाएगी, बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। और जब से बना है तब से इसके ऊपर नीतीश कुमार ने कितनी बार, मतलब बोल सकते हैं कि जब वो पैर छू लेते हैं मोदी जी का, तो फिर उनके ये अब शब्दों का एक बोल रहे कि बाढ़ सी आ जाती है कि नीतीश कुमार झुक गए, प्रधानमंत्री मोदी का पैर छू, जबकि मोदी जी आज उम्र में बड़े हैं, अगर कोई रिस्पेक्ट थे, हमारी संस्कृति है, हमसे कोई बड़ा होता है उसका पैर छू लेते हैं, तो इसमें कोई मतलब अचंभे की बात नहीं है। लेकिन तब वो बुरे हो जाते हैं और एक ऐसे अपशब्दों का बाढ़ सा आ जाता है। लेकिन फिर उनके जागता है कि नहीं यार, नीतीश कुमार को मतलब अगर हम नीतीश कुमार की ओर हट जाएं तो सरकार गिर सकती है। अब आप बताइए, नीतीश कुमार हट जाएंगे तो कितनी सरकार, कितना सीट है नीतीश कुमार के पास? अगर पूरा 296 है बीजेपी के पास आज के टाइम में, तो उसमें से मान लीजिए कि नीतीश कुमार का जो है वो हट जाएगा एमएलए,
तो कितना बजे, तो फिर भी बहुमत रहेगा। फिर वो टीडीपी पे आ जाता है। टीडीपी ने इसकी क्या देखा होगा कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो अभी काफी मतलब ज्यादा उनका मोदी से रिलेशन अच्छे हो गए हैं, उनका डिप्टी सीएम है, वो तो पूरी तरह से जो बीजेपी का आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से चलते हैं। और उन्होंने महाराष्ट्र में उनके अगर बोल सकते हैं कि जो बीजेपी को भी जीत हासिल हुई है, एनडीए को जो जीत हासिल हुई है, महायुति को जीत हासिल हुई, उसमें पवन कल्याण का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि एक मतलब बोल सकते हैं कि सनातन जैसे योगी आदित्यनाथ का चेहरा है उत्तर प्रदेश में, उस तरह से हर जगह अपने अपने जो हेमंता विश्व शर्मा का है वहां पे आपको आसाम में देखेंगे या नॉर्थ ईस्ट में, उस तरह से वो साउथ में उनका नाम निकलता रहा है, बाहर आ रहा है। पहले एक्टर के रूप में थे, अब एक मतलब बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पावरफुल लीडर के रूप में उनकी ख्याति जो बढ़ती जा रही है। और अब वो साउथ से बाहर आके नॉर्थ में अगर महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं और इस तरह से प्रचार करने जाएंगे बीजेपी का, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं अब चारों तरफ से जो है बीजेपी की आइडियोलॉजी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं और वैसे लोग नेता निकल रहे हैं जो बीजेपी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाए। अब नीतीश कुमार का भी बताया कि लालू यादव तो कई बार बोले कि हमारे पहले बोल रहे थे कि दरबारा जब वो छोड़ के गए तो अब शब्द तो कितनी बार बोले, लालू यादव भी, तेजस्वी यादव तो जानते हैं ये लोग तो क्या है कि ये लोग राजा के बोलते हैं नहीं कि कहने को ये एक मानते हैं कि मतलब जो ये ऊपर अपर कास्ट का है, लोअर कास्ट का है, हम लोअर कास्ट के वो है सब समर्थक हैं, ये सब वो करते हैं। लेकिन आज के टाइम में पैसे के हिसाब से देखिए कौन आदमी नीचे है, कौन बड़ा है। जो आदमी अपने बाथरूम में, जब ये तेजस्वी यादव छोड़ के गए थे तो बाथरूम में देखिए कितना पैसा खर्चा किया था वो। जिस तरह से आप, मैं नहीं कहता कि केजरीवाल की तरह बाथरूम होगा, लेकिन एक डिप्टी सीएम अपने बाथरूम में इतना पैसा खर्चा किया जब वो खाली करके गए थे, तब की बात बता रहा हूं। तो कहने का मतलब ये लोग ऐसे लाइफ जिए हैं। अब आप बोलेंगे कि किस तरह से लालू यादव क्या थे, आज क्या है, कितने संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, तो कहां से पैसा आ गया उनके पास। एक विधायक का, एक सीएम का क्या वो होता है, क्या बोलते हैं आपको, उनका मेहनताना या उनका वेतन क्या होता है। लेकिन एक सीएम कैसे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेता है, ये बड़ा बात है। तो अब नीतीश कुमार ने जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि अभी देख रहे हैं कि बीपीएससी के कुछ छात्र हैं, उसको लेकर वो सड़कों पे उतरे हैं, उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इसमें देखिए जो खबरें आ रही है वो आ रही है कि कई सेंटर है, मैं बताते चलूं एक लाइन में, कि वहां से एक सेंटर पे इनको लगा कि गलत है तो उसके लिए बोला कि इस सेंटर का परीक्षा रद्द होना चाहिए। वो अलग बात है, लेकिन सारे बीपीएससी का अगर आप बोलोगे परीक्षा रद्द हो जाए तो जो बाकी बच्चे तो जहाँ पे एग्जाम दिए उनका क्यों रद्द होना चाहिए। तो ऐसे लोग इन चीजों के भावनाओं से बिल्कुल मतलब बोल सकते हैं कि भारत के जो जमीनी हकीकत है उससे जुड़े नहीं है, और जिसकी वजह से ये बार बार मात खा रहे हैं। राहुल गांधी के पास जाइए, अडानी अडवाणी, अडानी और अंबानी के अलावा कुछ नहीं था। आजकल अडानी अडानी चलाते हैं, अंबानी को भूल के छोड़ दिए वो। अब यही यही चूरन जो है तेजस्वी यादव भी चला रहे हैं, यही चूरन जो है अखिलेश यादव भी चला रहे हैं। तो आखिर सबका वोट बैंक तो है कि सबको अपना अपना स्प्रेड तो करना है ना सबको। तो थोड़ा मोड़ा खटपट तो चल रहा है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ। ये धीरे धीरे अभी देखिए थोड़ा सा उनको पावर मिल गया है, थोड़ा सा चुनाव जीत गए हैं तो वहां खटपट शुरू हो गया है। लेकिन अभी तेजस्वी यादव के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो वो अभी 2000 अभी जो आएगा अगले इस साल चुनाव होगा तो पता चलेगा 2025 में कि क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ, जितना सीट मिलेगा, जितना पावर मजबूत होगा, उतना कांग्रेस की हालत से बार्गेनिंग से पता चलेगा। अभी अभी देखे ना आपने, जब कांग्रेस का विरोध किया, आपको बोले केजरीवाल अल्टीमेटम दिया था, हुआ तो कुछ नहीं, ना उन्होंने अजय माकन को निकाला ना कुछ हुआ। लेकिन ये दर्शाता है कि अगर कांग्रेस का, कि किस तरह से लालू यादव जो कांग्रेस के लिए बोल सकते हैं कि एक वॉल होते थे सेवर के लिए, वो भी उनके विरोध में खड़े हो गए और बोले कि नहीं भाई ममता बनर्जी को बनाना चाहिए। तो देखा जाए तो इंडी गठबंधन में चल तो कुछ भी ठीक नहीं रहा, लेकिन वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार कैसे आए। अब नीतीश कुमार ने उस पर बोला कि नहीं भाई मेरी तो कोई जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे बोलते हैं। ललन सिंह जो उनके आप बोलते हैं बड़े लीडर हैं नीतीश कुमार के बाद, उन्होंने बोला कि अरे यार लालू यादव को तो सीरियस में मत लीजिए, वो ऐसे ही कुछ बोलते रहते हैं। तो ये इनका आदत है, ये कुछ भी बोलते रहेंगे। अभी तक ऐसा कुछ एक एक जो बोल सकते हैं कि जो डिप्टी सीएम है वहां के,
उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, उसके बाद से ये घटनाएं जो है चर्चा में बन गई। बाद में उन्होंने सफाई भी दिया था, और गिरिराज सिंह तो खुल के बोल रहे हैं कि उनको भारत रत्न भी देना चाहिए इतने बड़े लीडर को। तो आखिर नीतीश कुमार जाएंगे क्यों छोड़कर, जब वो यहाँ भी मुख्यमंत्री हैं, और कांग्रेस में कौन उनको प्रधानमंत्री बनाने वाला है? इंडी गठबंधन में जो हुआ वो जानते हैं कि कितना उन्होंने, पूरे इंडी गठबंधन का जो कॉन्सेप्ट है वो नीतीश कुमार का है, लेकिन उनका क्या इज्जत हुआ, क्या किस तरह से उनके साथ बिहेव किया गया, वो तो वो जानते हैं सब कुछ, कोई बच्चे तो है नहीं। तो ये सब मामला ऐसे ही चलता रहेगा। अब आते हैं दूसरा, कि जो अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली का चुनाव है, दूसरा जो हम टॉपिक लेके आते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पे मैं बता दिया सब ऐसे ही चलता रहेगा, और अभी कुछ दिन में नीतीश कुमार कुछ ऐसा कर देंगे तो उसके बाद वो लोग फिर उनको बोल सकते हैं आप शब्दों के बाढ़ लगा देंगे, वो सब चलता रहेगा। अब आते हैं दूसरे टॉपिक, जैसे कि मैंने बोला अरविंद केजरीवाल का जो दिल्ली का चुनाव में जो अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इन सारे लोगों में जो विपक्षी दल है, देखिए ममता बनर्जी के जीतने का तो तरीका मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हुआ था कई बार उनके पॉलिटिक्स से, और उसका वजह ये होता है कि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर बोलूंगा तो वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि बंगाल से, कलकत्ता से काफी लोग मेरे साथ हैं और जानते भी हैं। वो लोग बोलते हैं कि वहां पे डरा के उनको वोट नहीं देने दिया जाता है, इसीलिए वहां पे लोग जो उनके विरोध में वोट देने जाते हैं वो घर में रह जाते हैं, और इसीलिए वो जीतती हैं। अब सच्चाई जो भी है, लेकिन ये ज्यादातर यही होता है। तो इसलिए, लेकिन मैं मानता हूं कि केजरीवाल जो एक ऐसा है कि इन लोगों से अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल समझ उनको ज्यादा है। इतना कुछ, मतलब इतनी आप घोटाला से लेकर हर चीज जानते हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया दिल्ली में। वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब सफाई मैंने क्यों नहीं कर पाया, बाद में करूंगा, सब वो खुद भी कई जगह अलग अलग मंचों पे कर चुके हैं। सड़कें अगर नहीं बनी तो किस तरह से वो सड़कें, उन्होंने बोला है अगर मान लीजिए 10 साल में नहीं बनाए, आप घूमोगे, सड़क बनाने से क्या मतलब है? तो हर चीज को केजरीवाल जानते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि चुनाव जीता कैसे जाता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि चुनाव जो है नैरेटिव का खेल है। आप अगर चुनाव तभी जीत सकते हैं जब आपके नैरेटिव, आपने एक मतलब क्रिएट किया नैरेटिव, और वो नैरेटिव जनता के मामलों में घुस गया, तो आप जीत सकते हैं। जैसे कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जो एक चूरन बांटा था कि भाई आपको इतना पैसा मिलेगा, 4 गारंटी जो दिया था, तो वो नैरेटिव एक घर कर गया, लेकिन वो कहीं और उन्होंने उसके एवज में कुछ किया नहीं। जैसे मान लीजिए बीजेपी अगर ऐसे बांटती है नैरेटिव, तो वो कर रही है, तो वो बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश में हम कर रहे हैं, तो राजस्थान में कर रहे हैं, या और स्टेट में कर रहे हैं, तो आपको यहां भी करेंगे। तो जनता को भी लगता है कि चलो यहाँ कर रहे हैं तो भले वहां पे। अब आप रवीश को देखिए, एक ही वीडियो में बोलता है कि महाराष्ट्र में रेवड़ी बांटा जा रहा है, वहां पे बोल रहा है कि कितना अच्छा स्कीम निकाला है और जिसकी वजह से जीत जाएंगे। झारखंड की बात कह रहा हूं मैं। आप उसका वीडियो उठाकर देखिए, ये नहीं कह रहा अलग अलग वीडियो, एक ही वीडियो में वो महाराष्ट्र के जो भी चुनाव है, बीजेपी को उसके लिए बहुत कोसता है कि ये मतलब लालच है, ब्राइब दे रहे हैं, फलाना, जितना बोल सकता है बोलता है। और उसी वीडियो में बोलता है कि अरे यार जेम में देखिए, जो हेमंत सोरेन है कितना अच्छा पॉलिसी लेके आया गरीबों के लिए। तो वो ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन ये मानिए कि बीजेपी का एक, अगर कई जगह सरकार है तो वो जो नैरेटिव करते हैं, जो चलाते हैं, वो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल देने के लिए कांग्रेस के पास कुछ था नहीं, और जहां पे सरकार थी वहां पे दिया नहीं था, इसलिए उनकी नैरेटिव हरियाणा और महाराष्ट्र में नहीं चल पाई। और ये नहीं बोल सकते कि झारखंड में तो हेमंत सोरेन ही जीते। अब इनका तो क्या ना, हर जगह जो ट्रेन का वो बोलते हैं ना कि वो पीछे का लगाम पकड़ के और ट्रेन जा रही है, पीछे लटक के रहना, तो वैसे ही है कांग्रेस का हाल आजकल। लेकिन केजरीवाल जो है, केजरीवाल ने ये देखा कि देखो, पहले मैं बदनाम हो रहा था कि मौलवी को अगर मैं 18,000 दे रहा हूं, जो कि एक बार मौलवी लोग अभी सड़कों पे आए कि भाई हमें 18,000 नहीं मिल रहा है, कई महीनों से नहीं मिल रहा है, उसको क्यों देना चाहिए, आपने ऐलान किया था। लेकिन उन्होंने दूसरा पासा क्या बोला कि पंडित लोग, और काफी तारीफ भी किया कि पंडित लोगों को कोई नहीं पूछता है, पुजारी लोग इतने मतलब वैसे रहते हैं, हमें कोई भी काम करना होता तो पुजारी लोग आते हैं, हमने आज तक उनके बारे में नहीं सोचा, हम 18,000 रुपया देंगे। और खुद से वो हनुमान मंदिर के गया, वो कनॉट सर्किट में हनुमान मंदिर है, मैं भी कई बार गया हूं वहां पे। तो वो हनुमान मंदिर में जाके खुद से पुजारी थे, वो फॉर्म भरवाया।
तो मतलब वो ये जानता है कि केजरीवाल की किस तरह से नैरेटिव को काटना है और ये दूसरा नैरेटिव गढ़ना है। चाहे मेरे खिलाफ कोई नैरेटिव हो कि भाई मुस्लिम तुष्टिकरण का राजनीति कर रहे तो किस तरह से, जैसे कि आपने देखा होगा कि तीर्थ यात्रा कराना फ्री में, अयोध्या में फ्री में भेजूंगा। वो पहले अयोध्या के बारे में क्या बोलते थे भूल जाइए, लेकिन नया चीज उसने क्या बोला वो बड़ा बात है। लोग पहले बातों को भूल जाते हैं। तो मुझे लग रहा है केजरीवाल का जो अपना स्टाइल है वो मुझे लग रहा है कांग्रेस से ज्यादा परिपक्व है। और उसका वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस जो है आज के टाइम में राहुल गांधी की जो आइडियोलॉजी, मतलब जो उनकी सोच है, वो राहुल गांधी की सोच है। उसमें कोई भी ऐसा जो राजनीतिक रूप से बोलेंगे परिपक्व है, मैच्योर है या राजनीति की समझ है, वो उनके इर्द गिर्द नहीं है जो उनको सही सलाह दे कि क्या करना चाहिए। अरे आप 10 साल से अडानी के चला रहे हो, अडानी पे इलेक्शन जीते कितना? तो आज तुम्हारे पास मुद्दा कई, आपने कभी देखा कि कांग्रेस कभी सड़क पे महंगाई को लेकर उतरी हो कि के दाम बढ़ गए? और जैसे कि आपने देखा होगा अटल जी के टाइम में प्याज का दाम बढ़ा तो किस तरह से वो सड़कों पे उतर के उन्होंने उसका वो क्या एजिटेशन किया था। लेकिन राहुल गांधी को केवल अडानी अडानी अडानी, और जो कि हर एक जिद होता है ना बंदे को कि नहीं मैंने ये मुद्दा चुन लिया, यही रहेगा, आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये एक अब राहुल गांधी का एक बोल सकते हैं। अजय माकन वगैरह अच्छे लीडर हैं, वहां के संदीप दीक्षित काफी अच्छे लीडर हैं और मुझे बेसिकली मैं मानता हूं कि काफी अच्छे लीडर हैं। लेकिन उनके वो शुरू से बोल रहे हैं कि जितना केजरीवाल ने उनके पार्टी को नुकसान पहुंचाया उतना बीजेपी नहीं पहुंचा पाई पंजाब और दिल्ली में, क्योंकि रिप्लेस किया आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को वहां पे, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो। तो वो इस चीज को जानते हैं। और गोवा में भी अगर जहां पे उनका रिप्लेस कर रहे हैं वो कांग्रेस को ही रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो मानते हैं कि बीजेपी से ज्यादा घातक उनके लिए आम आदमी पार्टी है। अब अगर आम आदमी पार्टी मजबूत होगी तो आप कमजोर होंगे, क्योंकि आपका वोट बैंक और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक एक ही आज के टाइम में। पहले क्या था 2014 के चुनाव के पहले वो अलग बात है, लेकिन आज के टाइम में आप लोग का वोट बैंक बीजेपी का एक वोट बैंक बन गया है। अब उसके अगेंस्ट में आपको वोट बैंक बनाना है तो दो आदमी मिलकर कैसे जीत सकती है? मतलब दो आदमी एक ही वोट से कैसे जीत सकती है? डिवाइड होगा। और साथ में रहेंगे तो अगर उसको मजबूती मिलेगी, तो आप अपने दुश्मन को एक तरह से जो आपको रिप्लेस कर रहा है उसको मजबूत कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि ये जो चीज है ना केजरीवाल का, और ये इंटरेस्टिंग बना रहा है दिल्ली के फाइट। ठीक है, मैंने सुना है कि आरएसएस गली गली में नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, घर घर में वो बोलते हैं रात्रि विश्राम करके वो लोग कर रहे हैं। बीजेपी के जो कैडर के लोग हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा ये क्या तस्वीर है। क्योंकि मेरे को तो किसी ने बताया कि भाई बीजेपी जितना भी दावा कर ले लेकिन केजरीवाल उतना हल्के में नहीं है दिल्ली में। ऐसा दिल्ली के लोगों की बात बता रहा हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे एक तरह से अब ये तो नहीं कह रहा कि बीजेपी जीत जाएगी वहां चुनाव, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ तो लोग बोलेंगे अरे यार तू बीजेपी के समर्थक है। कहते भाई मैं दिल्ली में बोल रहा हूँ ना कि भाई केजरीवाल को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो अभी आज भी बंदा फाइट कर रहा है, उसको पता है कि बीजेपी के नैरेटिव को कैसे तोड़ना है। तो ये चीज है। उसके बाद जो इसके बाद एक और दो न्यूज है जो बोल सकते हैं कि मोदी जी का जो जो पीएम मोदी का जो स्टेप है, जो एक्शन है, वो जो वामपंथी विचारधारा के दो ऐसे इंसिडेंट हुए जो अभी जो पूरे के पूरे वामपंथी जो एक बोल सकते हैं ना कि बना था वो उसके उसमें छेद कर देता है। पहला कि दलजीत दोसांझ, आप बोले कि एक तरह से उनको माना जाता था कि खालिस्तानी समर्थक हैं। कई लोग ऐसे मानते हैं उनके जो उनके पहले के पोस्ट रहे हो, उनका पाकिस्तान के लोग लेकर क्या उनका कमेंट रहा हो। लेकिन दलजीत दोसांझ जो है वो मिलने गए किससे? पीएम मोदी से। और उन्होंने वो वीडियो भी शेयर किया, पीएम मोदी ने भी शेयर किया। उन्होंने वहां बोला मेरा भारत महान कैसे कैसे मैं भारत में घूमा तो पता चला कि भारत अपना क्यों महान है। योग के बारे में उन्होंने चर्चा की। ये चीज तो अभी चल रहा था कि ये लोग शौक में थे कि भाई आखिर दलजीत दोसांझ और पीएम मोदी के मीटिंग से क्या हो सकता है। अब इसका मीटिंग का मैं बाद में आपको बताऊंगा ये क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। लेकिन इसी के साथ एक और घटना घट गई। वो हो गई कि आपको मानते हैं कि साक्षी जोशी के जो पिताजी हैं, जो उमेश जोशी हैं, पत्रकार रहे हैं और कई टीवी में कई पत्रकारिता इंटरनेट पे भी पत्रकारिता की है, काफी पुराने रहे। लेकिन
उन जैसे हरियाणा न्यूज खबरें में अभी प्रधान सभा संपादक रहे, लेकिन उनके माता जो मतलब उनकी वाइफ, मैंने साक्षी जोशी की जो मदर है शशि शशि जो जोशी हैं, उनका देहांत हो गया। उस पे पीएम मोदी ने लेटर लिखा, उन्होंने बताया कि मतलब किस तरह से बताया कि जो उन्होंने शेयर भी किया आपको मैं, तो किया पीएम मोदी ने जो लेटर लिखा वो मैं बता देता हूँ। श्री उमेश जी श्री उमेश जोशी जी, श्रीमती शशि जोशी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ है। श्रीमती शशि जोशी जी ने अपने जीवन में सभी दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ किया। वह परिवार के लिए एक सशक्त आधार और प्रेरणा स्रोत थी। आज वह सशरीर इस संसार में नहीं है, पर उनके द्वारा दी गई शिक्षा संस्कार सदैव परिवार का मार्गदर्शन करते रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस अपूर्णीय क्षति की घड़ी में शोक संतप्त परिवार और शुभचिंतकों को यह दुख सहन करने का धैर्य और संबल प्रदान करे। ओम शांति। नरेंद्र मोदी। अब इसमें कहानी में ट्विस्ट क्या है, अभी आप ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने लेटर किसको लिखा? उमेश जोशी। लेकिन इसको टैग किसने किया और ट्विटर पे डाला किसने? साक्षी जोशी। अब वो लिखती क्या है? प्रधानमंत्री श्री @नरेंद्र मोदी जी प्रणाम। हमारी पूज्य माता जी श्रीमती शशि जोशी को के निधन पर आपका संतावना संदेश प्राप्त हुआ। इस दुखद घड़ी में आपने वक्त निकाल कर हमें याद किया, इसके लिए हम आभारी रहेंगे। आपने सही लिखा सर कि माँ पूरे परिवार के लिए सशक्त आधार और प्रेरणा स्रोत थी और हमेशा रहेगी। माँ के जाने से हमारे परिवार को लगे आघात की इस घड़ी में आपकी संतावना संवेदना संपूर्ण परिवार को हिम्मत संबल देने में बहुत सहयोगी रहेगा। समझ जोशी परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद, आभार। अब देखिए इन्होंने ये लिखा। इसी बात को अगर देखा जाए तो विनोद कापरी ने भी शेयर किया। आप देखिए विनोद कापरी, अब मैं ये बात बोल रहा हूं कि विनोद कापरी ने भी शेयर किया। उन्होंने लिखा कि हमारे शोक संतप्त परिवार को दुख की घड़ी में आपकी संवेदना भरे शब्दों के लिए समस्त परिवारजनों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद, आभार स्वीकार कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब आप सोचिए कि जो लिबरल गैंग है, वामपंथी गैंग है, उनके कैसे उनको बोल सकते हैं कि उनको कैसे मिर्ची लगी होगी कि ये दो ऐसे लिबरल है, वामपंथी मतलब जहर उगलने वाले लीडर हैं, जो पत्रकार हैं, वो दिन भर बीजेपी को, आरएसएस को, नरेंद्र मोदी को लेकर दिन भर जहर उगलते रहते हैं। उनके इस वक्तव्य से कितना लिबरल वामपंथियों को और दलजीत दोसांझ के इस जो बोल सकते हैं कि मीटिंग से कितना मिर्ची लगा होगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि ये ऐसी चीज है कि अब देखिए लेटर उन्होंने उमेश जोशी को लिखा, लेकिन उस पर रिप्लाई किसका आया? इन दोनों का आया। मतलब ये लोग ऐसा लग रहा है कि इनके लेटर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि एक मोदी जी का अपना तरीका है कि वो किसी भी पत्रकार को अलग से हट के अपने मेरे लिए अच्छा लिखो, इसके लिए कोई उनके लिए कोई ऐसा कार्य नहीं करते। इसके लिए कई लोग जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी उनके पॉलिसी की तारीफ करते हैं, वो हमेशा इस बात की बुराई भी करते हैं कि उनके गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। जिस तरह से दूसरे इंडी गठबंधन या कांग्रेस या ऐसे लोगों के वामपंथी विचारधारा को अगर कोई आगे बढ़ाता है तो जिस तरह से सपोर्ट मिलता है, उस तरह से सपोर्ट बीजेपी की तरफ से नहीं मिलता। ये हमेशा उनका कहना होता है। जितने भी आप उठा के देख लीजिए यूट्यूबर, जिसको जो वामपंथी लोग या आप लोग देखते होंगे, लोग उनके बारे में आप शब्दों का एक बाढ़ लगा देते हैं। वो लोग भी ये बात बोलते हैं कि हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता, हम अपनी मर्जी से लिखते हैं। तो ये दो घटनाएं ऐसी घटी जो वामपंथी को बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मिर्ची बरनूल मेरा टाइम बोल सकते हैं, ये चीज है। अब इसमें मैंने जो बोला दलजीत दोसांझ का मीटिंग का एक अलग पहलू बता। दूसरा, आपको पता है कि बीजेपी पंजाब में हर जगह तो वो अपनी जड़ें मजबूत कर पा रही है, लेकिन यहां तक कि साउथ में भी, लेकिन पंजाब में हमेशा फेल हो जाती है। उसका वजह क्या है? उसका वजह है कि वहां पे जो बोल सकते हैं कि खालिस्तानी जो जो एक तरह से बोल सकते हैं कि जिस तरह से एक पैठ बना लिया है वहां पे इन लोगों ने। और दूसरा क्या हुआ कि वहां पे देखिए एक कन्वर्जन जो है जिस तरह से चल रहा है, और ये बलजिंदर है, नरूला है, ये लोग जिस तरह से कन्वर्जन वहां चला रहे हैं, और जैसा कि मैंने अभी बहुत रिपोर्ट्स में रिसर्च किया
कि जो स्वर्ण मंदिर के इर्द गिर्द पूरा इलाका है उसको आज के टाइम में मतलब चर्च बेल्ट बोलते हैं। इस तरह से वहां पे कन्वर्जन हो रहा है कि जो 30 से 32% जो बोल सकते हैं कि जो ऐसे सिख कम्युनिटी हैं जो दलित से बिलोंग के, जबकि आप जाएंगे जो गुरु ग्रंथ साहिब को जानते हैं या गुरु नानक जी के संदेश को जानते हैं, उन्होंने इस तरह के कोई भी डिस्क्रिमिनेशन को अपने जो गुरुवाणी में स्थान नहीं दिया। उनके नजर में सब बराबर है, सब लोग कहीं भी कोई भी गुरुद्वारा जा सकता है। लेकिन वहां पे देखिए कि शमशान से लेकर और गुरुद्वारा सब में डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ये इनका गुरुद्वारा है वो उनका है, ये सब इस तरह से घर कर गया। देखिए जब भी आप किसी भी चीज को तोड़ना चाहते हैं तो उसमें फूट डालो, ये अंग्रेज लोग पहले से करते आए हैं। तो यही हुआ पंजाब में कि उन्होंने उसमें डिस्क्रिमिनेशन पैदा किया जो सिख कम्युनिटी है। और उसके बाद बाहर के लोगों ने जो वहां पे देखेंगे जो ऐसे लोग जो कन्वर्जन का वो चला रहे हैं, और जिसकी वजह से वहां पे बहुत बड़े तादाद पे, मैं तो पढ़ा था कि गुरदासपुर से के कई ऐसे जगह है जहां पे मतलब चर्च ही चर्च है। और ऐसा बताया जा रहा है कि पंजाब में 700 से 750 तक चर्च है। अभी ये कोई बहुत बड़ा चर्च बना रहे हैं वो, जिसमें वो क्या नाम है बलजिंदर सिंह उसका ऐलान भी कर रहा है। अभी मैंने देखा कि काफी बड़ा प्रमोशनल वीडियो भी उसका आया हुआ है। तो इस तरह से वो एक कन्वर्जन चल रहा है। अब दलजीत जो अब इसमें देखिए कि जो प्रकाश सिंह बादल है क्या कर रहे हैं, जो शिरोमणि अकाली तख्त है, ये लोग जो गुरुद्वारा कमेटी के लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? मान लीजिए कि अगर कन्वर्जन हिंदू धर्म में कहीं भी नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी हो रहा है तो उसके लिए आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद उसके लिए वहां पे कर रहे हैं कि भाई कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। कोई स्वेच्छा से करता तो अलग बात है, लेकिन मतलब लालच से या किसी और वजह से कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। तो आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? इनको भी तो कुछ करना चाहिए सिख कम्युनिटी के लिए, कि सिख का वोट तो नहीं चाहिए ना। अगर मान लीजिए सिख कम्युनिटी में इस तरह से मतलब एक बाढ़ सी आ रही है, वहां पे जो बताया जा रहा है कि 1.5% जो 1.5% के करीब 2011 में वहां पे जनसंख्या थी क्रिश्चियन लोग की, वो 15% बढ़ के हो गया है। तो आखिर इतना आज तो 10 साल में 12 साल में इतना ड्रास्टिक जंप कैसे आया? तो ये चीजें जो है ना अब इसको दलजीत दोसांझ जो कि एक तरह से बोल सकते हैं कि वो सिख कम्युनिटी में काफी, जो पंजाब में उनके गाने से काफी वो फेमस हैं, और उनको उपयोग करके इस चीजों से आप फाइट कर सकते हैं, जागरूकता पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के बीच के हैं, फेमस भी है। क्योंकि अगर आपका बात कोई ऐसा व्यक्ति ना करे जिसको लोग वहां पे जानते हो, तो आपकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। आज के टाइम में बीजेपी के पास ऐसा कोई लीडर या पॉपुलर आदमी नहीं है जो जिसकी बात को सुने। और पंजाब में सिंगर बहुत बोल सकते हैं कि आपने देखा होगा सिद्धू मूसेवाला कितना फेमस थे। अगर उनसे आप सहमत है असहमत है वो अलग बात है, लेकिन कितना वो बोल सकते हैं कि कितना फेमस थे, उनको कितना लोग मानते थे। इस तरह से का सिंगर लोग का एक बहुत बड़ा पैट है। तो इसको उपयोग करके आप वहां पे इन चीजों पे रोक लगा सकते हैं। देखिए स्वेच्छा से कोई करना चाहे तो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से आप मान लीजिए कि सिद्धू साहब हैं, उन्होंने आयुर्वेद के लिए जो किया उसके लिए 800 करोड़ का उस पर कोई अगर जुर्माना कर दे, और इस तरह का जो चलता है जो बलजिंदर का कि भाई मुर्दे में मुर्दा आदमी उठ के खड़ा हो रहा है, नहीं बोल रहा है वो ठीक हो रहा है, तो इस पे भी तो केस कर सकते हो। इस पे कौन जादू मंत्र से कोई ठीक कर सकता है किसी को? नहीं तो सारे हॉस्पिटल और सारे चीज बंद हो जाना चाहिए। फिर तो इस हिसाब से तो कोई यूरोपियन कंट्री जहां पर क्रिश्चियन कंट्री है वहां पे तो हॉस्पिटल भी नहीं होना चाहिए, सब बंद होना चाहिए। ये कौन सा मतलब लॉजिक है? तो कहीं आप बोलते हो रिसर्च, फिर रिसर्च करने की क्या जरूरत है? ये जो एक वामपंथी हमेशा बोलते रहते हैं देखो चाइना इतना तरक्की कर गया, अमेरिका इतनी तरक्की कर रहा है, इतना वहां पे हॉस्पिटल में इतने, अरे भाई जरूरत क्या है? जब वो यहाँ पंजाब में वो ठीक कर सकता है, ना बोलने वाला लंगड़ा को चला सकता है, इसको वो जो किसी को भी कुछ भी कर सकता है, बीमार को ठीक कर सकता है, एड्स भी ठीक कर सकता है, फिर हॉस्पिटल की क्या जरूरत है यूरोपियन कंट्री में भाई? तो ये जो चीजें हैं इस पे रोक लगाया जा सकता है अगर इसको सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये मेरा कुछ कंसर्न था। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, जाते जाते आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सब चीजें मैंने जो 2-4 मुद्दे उठाए, मुझे लगा कि आप लोग को ये सब कुछ बातें जानना चाहिए, कुछ तो मतलब जो चलता है कुछ सीरियस टॉपिक भी है जो उसको बारे में जागरूकता भी होनी चाहिए।
तो कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, आज के अंत में इतना ही।